हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त BM राणा। आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अभी कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। और अब मैं कंटिन्यू वीडियो आपको दूंगा। तो और जो TGT की परीक्षा हो गई है जिन बच्चों की, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। आगे आने वाली PGT परीक्षा जो 17-18 तारीख को है, उसके लिए शुभकामनाएं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या रही। तो इसमें इसको देखने के लिए देखते हैं किन परिस्थितियों में मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम पास हुआ। 1800 देखिए, इसके कई कारण थे। 1892 के जो सुधारों से कांग्रेस की मांग की पूर्ति नहीं हुई। कांग्रेस की उस समय क्या मांग थी कि भारतीयों को अधिक से अधिक जो है प्रशासन में लिया जाए, उनको वोटिंग का अधिकार दिया जाए, जो भी बिल पास होते हैं बहस का अधिकार दिया जाए, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए। परंतु वो सब कुछ 1892 के अधिनियम में नहीं हो पा रहा था। और जितने भी 2-3 भारतीयों को जो है नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर लिया गया था, नॉन ऑफिशियल जो पद थे, उन पर वो प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे थे और कमेटी बहुत छोटी थी। दूसरा जो कारण है, देखिए, शिक्षित भारतीयों को सरकारी सेवाओं तथा शासन में कोई भी भाग नहीं मिला। जो शिक्षित भारतीय थे, जो 1857 के हिसाब के एक्ट के बाद, 58 के जो एक्ट के बाद जो मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में कॉलेज खोले गए थे, और उसके बाद 1902 में जो है विश्वविद्यालय आयोग बना था, जो सैयद हुसैन बिलग्रामी जिसके सदस्य थे, ये टॉम्स रो की अध्यक्षता में करजन ने बनाया था। तो उन सभी कॉलेजों से जो भारतीय पढ़ कर आ रहे थे, उन्हें सरकारी सेवाओं में लिया नहीं जा रहा था, परंतु जबकि नियम था कि बिना किसी भेदभाव के भारतीयों को भी सेवा में लिया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हो रहा था। तो यहाँ भी कांग्रेस की मांग थी। इसी समय में 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा, जो उस समय गवर्नर जनरल यानी वायसराय थे, बंगाल का विभाजन हो गया। उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया और देश में जो है बहुत बड़ी अशांति फैल गई और जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। और लॉर्ड कर्जन की जो अन्य साम्राज्यवादी और कठोर नीतियां थी, उन्होंने भी जो है देश में अशांति का माहौल बहुत ज़बरदस्त कर दिया। तो इतना ज़बरदस्त अशांति का माहौल होने के बाद जो है इसी समय में लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1904 में राजकीय रहस्य अधिनियम आया। यानी राजकीय रहस्य अधिनियम, ये विद्रोह अधिनियम था। इसको राजकीय 1904 का राजकीय ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, यानी ये विद्रोह जो उस समय हो रहा था, जो अशांति फैली हुई थी, उसको दबाने के लिए बहुत ही कठोर अधिनियम राजकीय रहस्य अधिनियम आया। तो एक तरह से मैं अपील दलील की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, सीधे शंका के आधार पर भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। इससे भी बहुत बड़ा जो है अंग्रेज जो सरकार थी उसके प्रति भारतीयों में असंतोष फैल गया। दूसरा, जो समुद्र पार भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार हो रहा था। तो विशेषकर तो दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय थे, उनके साथ वहाँ पे गोरे काले के उससे बहुत बड़ा, भारतीय को काले लोगों के संज्ञा देकर उनसे बहुत बड़ा अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा था। तो इस कारण भी भारतीयों में बहुत ज़बरदस्त जो है असंतोष फैला हुआ था। उसी समय में 1906 में दो और बड़ी घटनाएं हुई कि एक तो इंग्लैंड में लेबर पार्टी सत्ता में आ गई, तो जिससे उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो और अधिक स्वायत्तता भारत को देगी। और उसी समय 1906 में मुस्लिम लीग का जन्म हो जाता है। यानी जब 1906 में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। बहुत सी जगह दिया गया है कि आगा खां के नेतृत्व में, परंतु ऐसा नहीं है। आगा खां जो हैं, देखिए, दिसंबर में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, दिसंबर 1906 में, और अक्टूबर 1906 यानी मुस्लिम लीग के जन्म से पहले आगा खां के नेतृत्व में मुसलमान प्रतिनिधिमंडल, जो वायसराय थे उस समय के हमारे यहाँ के, लॉर्ड मिंटो वायसराय थे और मार्ले जो है भारत सचिव। तो मिंटो से मुस्लिम जो है आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मिला और इन्होंने पृथक निर्वाचन प्रणाली की यहाँ पर मांग करी थी लॉर्ड मिंटो से। तो ये
और फिर बाद में ये प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही मुस्लिम लीग में शामिल हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। तो 1906 में ढाका में जो है नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, ना कि आगा खां के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं कि एक्ट में क्या क्या धाराएं थी, तो वो भी मैं आपको एक चार्ट के द्वारा भी आगे सब समझा दूंगा। देखिए, अब जो एक्ट पारित हुआ, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि धाराएं जानने से पहले एक चीज़ समझिए कि तो भारत में जो अशांति का माहौल था, उस अशांति के माहौल से घबराकर या चिंतित होकर लॉर्ड मिंटो ने जो है एक कमेटी गठित करी, और किसकी अध्यक्ष में, सर ए एंड्रल की अध्यक्षता में, सर ए एंड्रल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करी। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, तो उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड मिंटो ने एक लेख 1907 में, यानी 1909 से पहले की बात है, 1907 में भारत सचिव मार्ले के पास भेजा। तब इसीलिए इस एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, बल्कि ये भी परिषद अधिनियम है। और जो भी परिषद, क्योंकि यहाँ परिषदों में ही सुधार हो रहा है, इसलिए इनको परिषद अधिनियम कहा जाता है। परंतु ये लॉर्ड जो है मिंटो की सिफारिश पे मार्ले ने इसकी सिफारिश की थी 1909 के परिषद अधिनियम को लागू करने की, तो इसलिए लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार इसको कहा जाता है, इस अधिनियम को। तो 1909 में जब भारत सचिव के पास इन्होंने सर ए एंड्रल की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर एक लेख भेजा कि भारत में काफ़ी अशांति है और इसको रोकने के लिए कार्य करना पड़ेगा, तो उस समय 1907 में इस एक्ट के आने से पहले ही, ये देखिए एक्ट तो 25 मई 1909 को विधेयक पारित हुआ और 15 नवंबर 1909 को लागू हो गया 1909 का। परंतु इससे पहले ही वहाँ पर क्या हुआ कि हमारे दो सदस्य, एक तो केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को 1907 में भारत सचिव की परिषद में जगह दे दी गई पहले ही। तो 1907 में केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को भारत सचिव मिंटो की, वो भारत सचिव मॉर्ले की परिषद में, जो 15 सदस्य परिषद होती थी, जो इंग्लैंड में बैठती थी, उसमें जगह दे दी गई। ये अब महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोनों का, ये आप ध्यान रखिए। और फिर बाद में एसपी सिन्हा, सत्येंद्र सिन्हा को जो है वायसराय की परिषद में, यानी गवर्नर जनरल की परिषद में जगह दी गई, जो पहले भारतीय बने 1909 में। और यही जो सैयद हुसैन बिलग्रामी थे, जो भारत सचिव की काउंसिल में जिन्होंने जगह पाई थी केजी गुप्ता के साथ, यही जो है 1902 में जो कर्जन ने संत टॉमस रो की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग स्थापित किया था, इस आयोग में बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी दोनों सदस्य थे। और 1909 में सैयद हुसैन बिलग्रामी को बाद में महारानी विक्टोरिया ने व्हाइट हाउस में नियुक्त किया था। तो ये काफ़ी खास लोग थे, तो जिन्हें पहले 1907 में जो है भारत सचिव की काउंसिल में जगह दी गई, बाद में महारानी ने व्हाइट हाउस में नियुक्त किया। और 24 मार्च 1909 को सत्येंद्र सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्ति मिली। ये पहले सदस्य थे भारतीय जो वायसराय की परिषद में नियुक्त हुए। तो आगे अब देखते हैं इसकी धाराएं। जो ये 2-3 चीज़ें थी मैंने क्लियर करी, अब देखते हैं इसकी धाराएं। अब सबसे पहले देखिए कि केंद्रीय विधान काउंसिल में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। कौन सी? जो वायसराय की परिषद थी, वायसराय की अपनी परिषद में 6 सदस्य थे, उसके अलावा जो एडिशनल मेंबर थे, अतिरिक्त सदस्य, उसमें एक ऑफिशियल पद था और एक नॉन ऑफिशियल। जो शासकीय पद, एक सरकारी लोग थे जिसमें ऑफिशियल वाले में, और दूसरा नॉन ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल में पहले 1992 में 10 से 16 लोग होते थे, परंतु अब यहाँ 16 से 60 कर दी गई संख्या, यहाँ भारतीयों को बढ़ोतरी दी गई। इसी नॉन ऑफिशियल पद में ही भारतीय हो सकते थे, बाकी ऑफिशियल में भारतीय नहीं हो सकते थे। परंतु अब ध्यान रखने वाली बात है कि वायसराय की जो काउंसिल है 6 सदस्य वाली पर्सनल, उसमें अब सत्येंद्र सिन्हा को जगह मिल चुकी थी। दूसरा देखिए, प्रांतीय विधान काउंसिलों के सदस्यों में भी वृद्धि की गई। जो प्रांतीय काउंसिल, प्रांतीय कई प्रांत हो गए थे, 8 प्रांत बन चुके थे अब तक लगभग। मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, आसाम, इस तरीके से पंजाब। तो इनमें
इनकी जो काउंसिल थी इसमें भी लगभग यही व्यवस्था थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल। तो नॉन ऑफिशियल में सदस्यों की संख्या में वृद्धि करी गई भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए, कि ताकि असंतोष समाप्त हो जाए। तीसरा देखिए, मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ, वायसराय की परिषद में एक भारतीय की और राज्य सचिव की परिषद में 2 भारतीयों की नियुक्ति की व्यवस्था हुई। इस एक्ट में इसका प्रावधान कर दिया गया। बल्कि जो राज्य सचिव थे उनकी परिषद में तो 2 भारतीय, के.जी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को 1907 में नियुक्ति दे दी गई थी भारतीयों के असंतोष को दाबने के लिए। तो 1909 में उसको लिखित में व्यवस्था कर दी गई। तो आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं कि अब चौथा देखिए, इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया गया। अब यहाँ सबसे बड़ा पृथक निर्वाचन, इस एक्ट की सबसे बड़ी देन पृथक निर्वाचन, हिंदू मुस्लिमों में विभेद आ गया। यहीं से लगभग ये मानिए कि मुस्लिम संगठनों का जन्म हो गया। 1906 में वैसे तो मुस्लिम लीग बन चुकी थी, परंतु वो हिंदुओं के साथ मिलकर ही कार्य करते थे, परंतु यहाँ से बिल्कुल विभेद हो गया। और इसी एक्ट के द्वारा यहाँ से पाकिस्तान के जन्म का कार्य शुरू हो चुका है। तो मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ पर कैसे मुस्लिमों को सीट दी गई। तो यहाँ ये पृथक निर्वाचन इसकी सबसे बड़ी देन है। आइए आगे देखते हैं इस एक्ट के दोष और महत्व। इस एक्ट में देखिए दोष ज़्यादा हैं, महत्व केवल इस बात का है कि पृथक निर्वाचन दिया गया। जब बाकी विशेषता इसमें मेरे हिसाब से एक भी नहीं है। देखिए, इस एक्ट द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय की सदस्य की नियुक्ति हुई। यही इसका एक महत्व है कि इसमें सत्येंद्र सिन्हा को जो है 24 मार्च 1909 को नियुक्ति दे दी गई वायसराय यानी गवर्नर जनरल की परिषद में। 6 सदस्यों में इन्हें लो सदस्य बनाया गया, विधि सदस्य बनाया गया, इनको विधि सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया। दूसरा, इस एक्ट द्वारा राज्य परिषद की परिषद में 2 भारतीयों की नियुक्ति करने की व्यवस्था। ये देखिए फिर आ गया है। तो राज्य सचिव जो मार्ले जी थे, उनकी जो पर्सनल 15 सदस्यों की जो परिषद थी इंग्लैंड में, उसमें 2 भारतीय, के.जी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को 1907 में नियुक्ति दी गई थी और 1909 के एक्ट में इसको कानूनी बना दिया गया। तीसरा देखिए, अब भारतीय पूरक पर्सन पूछ सकते थे और वोटिंग भी कर सकते। अब देखिए, इससे पहले भारतीय पर्सन तो पूछ सकते थे 1892 के एक्ट में, वो 6 दिन के पहले नोटिस पे पर्सन पूछ सकते थे और जो भी उत्तर देंगे वहाँ के मेंबर, तो उसको ही संतुष्ट मानना चाहिए था। उस उत्तर के बाद क्रॉस क्वेश्चन यानी पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे और किसी बिल पर वोटिंग भी नहीं कर सकते थे। अब ये दोनों चीज़ें भारतीयों को भी प्राप्त हो गई, यानी पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं और वोटिंग भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये भी हो गया। देखिए, चौथा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इससे आगे क्या हुआ कि अब मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन हो गई, तो धीरे धीरे यहाँ पर आगे आने वाले समय में सिखों ने भी पृथक निर्वाचन और जो है दलितों ने भी पृथक निर्वाचन, हर वर्ग ने अपने लिए पृथक निर्वाचन की मांग करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से ये फूट का बहुत बड़ा कारण बन गया। यहाँ पर संसदीय प्रणाली तो पहले से दे दी गई थी, परंतु उत्तरदायित्व तो अभी तक नहीं दिया गया। तो आप समझ गए होंगे। आइए देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि असल में हुआ क्या। कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ। जो भारत सचिव थे वो अपनी जगह थे, वायसराय अपनी जगह थे। केवल भारत सचिव की परिषद में 2 सदस्यों को नियुक्त कर दिया गया था। और देखिए 1892 के अधिनियम को देखिए, यहाँ 1892 का अधिनियम देखिए 1892 का अधिनियम। और इससे क्या था कि यहाँ पर जो भारत राज्य सचिव थे उसके 15 सदस्यों के सदस्य की परिषद में भारतीयों के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई भी भारतीय नहीं था। 1909 में का जो अधिनियम आया उससे पहले ही भारतीयों के संतोष को रोकने के लिए अगस्त 1907 में के.जी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये 2 प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारत राज्य सचिव, देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, वायसराय नहीं, भारत राज्य सचिव जो इंग्लैंड में बैठते थे मार्ले जी, उनकी परिषद में के.जी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी दोनों को जगह दे दी गई। ठीक है, एक्ट बाद में आया, जगह इन्हें पहले ही मिल गई। तो आगे देखिए, वो तो थी भारत सचिव
की बात अब है, जो इंडिया में बैठते हैं वायसराय यानी गवर्नर जनरल। तो 1892 में क्या था कि इनकी कार्यकारी जो परिषद थी, इसमें 6 सदस्य तो थे इनकी अपनी पर्सनल काउंसिल में, कोई भारतीय नहीं था। अब इनकी जो इसके अतिरिक्त 6 सदस्यों के साथ अतिरिक्त सदस्य थे, 6 सदस्य प्लस अतिरिक्त सदस्य 10 से 16 हो सकते थे। 1909 के नियम में 6 सदस्यों के साथ एक भारतीय इन 6 सदस्यों में जो विधि सदस्य थे, और अब अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 प्लस अतिरिक्त 16 से 60, अब यहाँ संख्या बढ़ा दी गई। ठीक, आप समझ गए होंगे। तो 1892, 1909 में अब अतिरिक्त सदस्यों को देख लीजिए आप। देखिए अतिरिक्त सदस्य जो ये नॉन ऑफिशियल वाले हैं, अतिरिक्त सदस्य जो शासकीय हैं वो 6 हैं। अब इसमें ऑफिशियल और शासकीय और अशासकीय, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल अतिरिक्त सदस्यों को भी 2 जगह बांटा गया था। जो शासकीय थे इनको गवर्नर जनरल मनोनीत करता था, ये 6 थे, और अशासकीय में ही भारतीयों को जगह दी जा रही थी 1892 के इसमें। तो जो 10 अशासकीय थे इसमें 5 गवर्नर जनरल मनोनीत कर रहा था, 4 प्रांतों से थे, एक मद्रास, बंगाल और बम्बई, चौथा कलकत्ता के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, 5वां। तो 10 ऐसे थे। और 1909 में इनमें 3 भारतीयों को जगह दी गई थी। तो इसमें राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, इस तरीके से थे, और एक और थे। और 1909 में जो हैं देखिए, जो 16 से 60 करे थे इसमें शासकीय यानी ऑफिशियल तो 28 थे, और जो अशासकीय यानी नॉन ऑफिशियल थे वो 32 थे, और 32 में से 5 को गवर्नर जनरल ही मनोनीत कर रहा था। 8 सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी और 4 ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए। तो देखिए यहाँ ध्यान रखिए, 4 मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी, ये केवल इन्हीं के कोटे से आरक्षित। कैसे? किसी जगह पर अगर वहाँ पर कम्युनिटी मुस्लिम लोगों की ज़्यादा है, मुस्लिम धर्म की, और अदर धर्म की कम है, तो वहाँ पर मुस्लिम वर्ग में से ही कैंडिडेट खड़ा होगा और उसको मुस्लिम जो वर्ग है वो ही वोटिंग करेगा, अदर वर्ग वोटिंग नहीं करेगा, और वो उनके लिए रिजर्व रखी जाती थी। तो आइए आगे देखते हैं। बाकी 2 जो हैं 2 जमींदारों के लिए और 13 सामान्य निर्वाचन से। सामान्य निर्वाचन मतलब डायरेक्ट निर्वाचन नहीं, इनडायरेक्ट। ये जो इनडायरेक्ट निर्वाचन था ये जमींदार, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऐसी जगहों से लिए जाते थे। अब प्रांतीय में देखिए क्या था, जो इसके अतिरिक्त जो प्रांतीय थे जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, बर्मा, आसाम, तो ये जो प्रांत थे यहाँ पर क्या करा गया था कि जो मद्रास, बॉम्बे और बंगाल और यूनाइटेड प्रोविंस में 50 तक की अशासकीयों की, नॉन ऑफिशियल की 50 तक की सीमा कर दी थी, और पंजाब, बर्मा और असम 3 जगह 30 की, जो एडिशनल मेंबर थे वो 30 तक हो सकते थे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है जो कम ही लोग करते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो हम देखते आ रहे हैं कि टोटल मेंबर जो थे वायसराय की, उसमें अब कितने हो गए थे? 69 हो गए थे। कैसे? देखिए 60 तो ये थे ही शासकीय और अशासकीय, और 9 इसमें पदेन अधिकारी थे। 9 कैसे? वो 9 जो थे, देखिए एक तो गवर्नर जनरल यानी वायसराय, प्लस उसके 6 सदस्य 7 हो गए, और एक सेनाध्यक्ष 8, और सेनाध्यक्ष को जो है असाधारण सदस्य के तौर पे उस मेंबर के रूप में रखा जाता था, और जिस प्रांत में मीटिंग होती थी उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कार्यवाही में इनकी बैठक में भाग लेता था। तो 9 ये टोटल इनकी जो है 69 जो है विधान परिषद के जो है इस समय 69 सदस्य थे। तो आप समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं आगे इनके महत्वपूर्ण प्रश्न। पृथक निर्वाचन का अधिकार किस एक्ट द्वारा प्राप्त हुआ? देखिए पृथक निर्वाचन का अधिकार जो मुस्लिमों को प्राप्त हुआ सबसे पहले वो 1909 के एक्ट द्वारा प्राप्त हुआ। तो
पहला क्वेश्चन आपने देख लिया कि वो दूसरा क्वेश्चन देखिए 1909 के एक्ट में सर्वप्रथम किस भारतीय को नियुक्ति मिली। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ मेंशन नहीं हुई है क्वेश्चन में कि 1909 के एक्ट में सर्वप्रथम किस भारतीय को गवर्नर जनरल यानी वायसराय की परिषद में नियुक्ति मिली। वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो एसपी सिन्हा को सर्वप्रथम नियुक्ति मिली 24 मार्च 1909 को। किस एक्ट द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को वोटिंग अधिकार मिला। तो 1909 के एक्ट में, मार्लियामेंटो के एक्ट में ही सर्वप्रथम भारतीयों को वोटिंग अधिकार मिला। गवर्नर जनरल, चौथा प्रश्न देखते हैं, गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व किस एक्ट द्वारा प्राप्त हुआ। देखिए क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ लेता है। तो गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार भारतीयों को जो प्रतिनिधित्व 1909 के एक्ट द्वारा प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता, देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, क्योंकि उन्हीं की सिफारिश पर सारा कार्य किया गया था। भारत राज्य सचिव की परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। प्रथम भारतीय थे भारत राज्य सचिव की परिषद में के.जी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, जो अगस्त 1907 में नियुक्त हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।